हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स विच इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन 4 पॉइंट में से आपको ये बताना है कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। हिंदी वाले क्वेश्चंस यहाँ पर है। 4 बिंदुओं में से एक आर्थिक गतिविधि नहीं है, ये बतानी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको ये पता होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट को कवर किया जाता है, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होती है जिसके अंदर मॉनेटरी एस्पेक्ट यानी कि मनी जिसमें इंक्लूड नहीं होती है, यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन है वो मनी से मनी के बारे में उसमें बात नहीं की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ऑप्शंस प्रोडक्शन है, सोशल सर्विस है, प्रोफेशनल एंड ट्रेडिंग एंड गुड्स है। तो आप इजीली बता सकते हैं। देखिए, प्रोडक्शन में भी मनी की बात होगी, ठीक है, प्रोफेशनल में भी मनी की बात होगी, क्योंकि कोई भी अपनी प्रोफेशनल सर्विस देगा तो वहां पर वो उसके बदले में क्या लेगा, आपसे मनी लेगा। ट्रेडिंग इन गुड्स, जब हम गुड्स में ट्रेड करेंगे तब भी हमारे यहाँ पे मनी की बात की जाएगी। अब क्या बचा हमारा सोशल सर्विस। तो फ्रेंड्स, नाम से ही है कि यहाँ पे सर्विस की जा रही है, तो यहाँ पे मनी की बात नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट बात की गई है, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था। आई होप सबका यहाँ पे आंसर क्लियर होगा। नेक्स्ट है विच ऑप्शन इज नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो बिजनेस एक्टिविटी का नहीं है। ऑप्शन है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, या फिर वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। तो देखिए, यहाँ पे बिजनेस एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, बिजनेस एक्टिविटी है। ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस एक्टिविटी है। एक्सचेंज ऑफ गुड्स बिजनेस एक्टिविटी है। अब यहाँ पे कौन सी बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो वो है ये वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर वेजेस। ठीक है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ बिजनेस। अब इसमें से कौन सी बिजनेस की करेक्टरिस्टिक है आपको ये बताने हैं। प्रोडक्शन, एक्सचेंज ऑफ और सेल, रिस्क एलिमेंट, और ऑल ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, आपने करेक्टरिस्टिक अगर बिजनेस की पढ़ी है या फिर आपको मीनिंग में बताया तो आप इजिली बता सकते हैं। बिजनेस के एक्टिविटीज में आता है प्रोडक्शन की बात की जाती है, एक्सचेंज और सेल की बात की जाती है, प्रॉफिट मेकिंग की बात की जाती है, ठीक है, और रिस्क एलिमेंट की बात की जाती है। बिजनेस के लिए रिस्क एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट ही रिस्क से होता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हम जो भी बिजनेस सेटअप कर रहे हैं उसमें कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। तो रिस्क एलिमेंट को लेकर ही उसको स्टार्ट किया जाता है, इसलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे ही एलिमेंट हमारे बिजनेस करेक्टरिस्टिक में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल आर क्लासिफाइड अंडर विच इंडस्ट्री। तो आपको इंडस्ट्री बतानी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्टियरी, या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स, प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो डायरेक्ट प्रोडक्ट को बनाती है, मतलब उसमें लेयर्स नहीं होते हैं, डायरेक्ट वो आती है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हमारे प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट होते हैं। अब यहाँ पे ऑयल रिफाइनरी एंड शुगर मिल की बात की गई है, तो फ्रेंड्स ये प्राइमरी नहीं है। इसमें क्या होता है, जो हमारे शुगर केन होते हैं उससे शुगर बनाई जाती है। ठीक है, तो यानी क्या हो गया, सेकेंड प्रोसेस हो गई, सेकेंड पार्ट हो गया, इसलिए ये सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट होती है। अब नीचे यहाँ पे थर्ड पॉइंट दे रखा है टर्टियरी। तो फ्रेंड्स, टर्टियरी का अगर हम यहाँ पे मीनिंग आपको बताएं तो टर्टियरी का मतलब होता है जब हम किसी को अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो सारी इंडस्ट्री हमारी टर्टियरी में आते हैं, जैसे कि तृतीयक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन 2 जो है माध्यमिक, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री का ये पार्ट है। नेक्स्ट आते हैं आइडेंटिफाई द एक्टिविटी विच डज नॉट सपोर्ट ट्रेड। अब हमें वो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है जो कि ट्रेड को सपोर्ट नहीं करती है। बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस और माइनिंग। तो फ्रेंड्स, आपने ट्रेड और एड्स टू ट्रेड के बारे में पढ़ा होगा। तो एड्स टू ट्रेड यानी कि जो ट्रेड को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, उसमें था बैंकिंग था, वेयर हाउस था, इंश्योरेंस था, और साथ ही साथ उसमें और भी बहुत सारी फैसिलिटीज थी, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ये सारी क्या है, हमें ट्रेड को करने में हमें हेल्प करते हैं। लेकिन माइनिंग हमारी कहीं भी हेल्प नहीं करती, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि इसकी नहीं थी हिंदी, सॉरी, लेकिन आपको बहुत सिंपल था, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।
इन विच ऑक्यूपेशन पीपल गेट सैलरी और वेजेस इन रिटर्न फॉर देयर वर्ल्ड, यानी कि ऐसी कौन सा ऑक्यूपेशन है जिसमें हमारी जो सैलरी है और वेजेस है वो हमारे दी जाती है और उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है। एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो फ्रेंड्स सैलरी और वेजेस हम यूज करते हैं एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिजनेस में हम प्रॉफिट एंड लॉस की इन टर्म यूज करते हैं और प्रोफेशन में बात की जाती है चार्जेस, क्या सर्विस चार्जेस हैं, ठीक है। फीस क्या है, इन वर्ड्स की यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आइटम डज नॉट कॉज एनी बिजनेस रिस्क। अब इसमें से कौन सा आइटम जो है बिजनेस रिस्क का पार्ट नहीं है। ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, इफिशिएंट मैनेजमेंट, राइट्स या फिर चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी। तो फ्रेंड्स देखिए ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी होती है तो वो बिजनेस का ही पार्ट है क्योंकि वो बिजनेस को ही बियर करना है। इफिशिएंट मैनेजमेंट भी बिजनेस रिस्क का ही पार्ट होता है, राइट्स भी बिजनेस रिस्क का पार्ट होता है। जबकि अगर यहाँ पे बात करें चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसी की तो ये बिजनेस रिस्क ना होकर ये पॉलिटिकल रिस्क है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच बिजनेस द सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज आर कैटेगराइज। अब किस बिजनेस के अंदर जो हमारी सपोर्ट सर्विस एक्टिविटीज हैं वो कैटेगराइज की जाती हैं। कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज या फिर टर्टियरी। तो फ्रेंड्स अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था तो आप इजीली इसको बता सकते हैं। जो हमारी सपोर्ट सर्विसेज होती हैं वो हमारी किसका पार्ट होती हैं। सपोर्ट सर्विस हमारी हमेशा पार्ट होंगी यहाँ पर टर्टियरी सर्विसेज का, क्योंकि यहाँ पे सर्विस की बात करें। जबकि सेकेंडरी में हमारी जो जिसमें ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है जैसे कि हमारे पेट्रोल हो गया या फिर हमारे माइनिंग हो गई, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो हमारी सेकेंडरी में आती हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट जैसे कि एग्रीकल्चर डायरेक्ट प्रोडक्ट आता है, ठीक है। और कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज हमारी वो इंडस्ट्रीज होती हैं जिसमें हम कॉमर्शियल प्रोडक्ट की डिलीवरी करते हैं या फिर उनका ट्रांजेक्शन्स करते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन बिजनेस वाई इट इज एसेंशियल टू मेक अ प्रॉफिट। अब बिजनेस में बिजनेस प्रॉफिट बनाना क्यों जरूरी होता है। इट प्रोवाइड्स अ रिटर्न टू इन्वेस्टर या फिर इट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन, इट इंक्रीज द रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स प्रॉफिट हम इसलिए भी अर्न करते हैं या फिर कमाते हैं बिजनेस के अंदर कि ये इन्वेस्टर को रिटर्न देने में हमारी हेल्प करता है क्योंकि उसी से इन्वेस्टर को रिटर्न दिया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है प्रोवाइड फंड्स फॉर फ्यूचर एक्सटेंशन। अगर हमें अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, कहीं और ब्रांच ओपन करनी है, कोई बिजनेस में हमें प्लांट लगाना है, ये सब एक्सटेंशन के लिए भी हमें प्रॉफिट की जरूरत होती है क्योंकि अगर हमारे पास इनफ प्रॉफिट नहीं होगा तो अपने बिजनेस में हम इन्वेस्ट कहाँ से करेंगे, फिर हमें फर्दर लोन लेना पड़ेगा, वो भी हमारे लिए एक रिस्क का पार्ट हो जाएगा। थर्ड है इट इंक्रीज दी रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी। ये कंपनी की ऑफ कोर्स अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे या फिर हम ईयर बाय ईयर कहें वो इंक्रीज हो रहा है तो ये रेपुटेशन इंक्रीज करेगा। उससे ये होगा इन्वेस्टर के माइंड में कि हाँ इस कंपनी का प्रॉफिट बहुत अच्छा जाता है, हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब इसमें से कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है हमें ये बताना है। द स्कोप ऑफ कॉमर्स इज नैरो देन बिजनेस, कॉमर्स इंक्लूड्स ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। थर्ड है फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री एंड फोर्थ है ट्रेडर सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। तो यहाँ पे याद रखिए फॉल्स की बात की गई है तो देखिए फॉल्स यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पे बात करें फॉरेन ट्रेड इज परचेज एंड सेल्स बाय द ट्रेडर्स ऑफ द सेम कंट्री, जबकि ऐसी बात नहीं है, ये सेम कंट्री में ट्रेड इसका नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैनेजमेंट फंक्शन। प्लानिंग, स्टाफिंग, कोऑपरेटिंग या फिर कंट्रोलिंग। तो फ्रेंड्स आपको मैनेजरल फंक्शंस पूरे याद होंगे, देखिए कौन कौन से होते हैं आप इनको याद कर लीजिए। पोस्ट, कॉर्ब, ठीक है, ये हमारे पोस्ट कॉर्म है, यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सीओ यानी कंट्रोल, आर से होता है रिपोर्टिंग एंड बी से होता है बजटिंग। तो देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे कोऑपरेटिंग नहीं है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी तो आप एमसीक्यूज इजीली कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए थोड़ा आप थ्योरी पर भी फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखिए पहले आप हिंदी में देख लीजिए, इंग्लिश में देख लीजिए इस क्वेश्चंस को। पॉलिसी फॉर्मुलेशन कम्स अंडर विच रोल।
टॉप लेवल मैनेजर्स, मिडिल लेवल मैनेजर्स, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन होता है वो किसका पार्ट होता है। तो यहाँ पर आपने ये ऑप्शंस देख लिए हैं। अब एक बार आप इस क्वेश्चंस को हिंदी में भी देख लीजिए। तो फ्रेंड्स, पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट जो होता है वो हमारा टॉप लेवल का काम होता है, और उस पॉलिसी फॉर्मेशन को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है और करवाना है, ये मिडिल लेवल का काम होता है। और उसको किस तरह से अगर हम कहें कि बॉटम पे उसका काम करना है, वो हमारा लोअर लेवल का काम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यहाँ पे आंसर आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो ये शीर्ष स्तर के प्रबंधक यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज। अब मैनेजमेंट हमारा किस तरह से डिफाइन किया जाता है, ये बहुत सिंपल है, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सबको पता होगा। इसका जो आंसर है वो होगा सी, बोथ आर्ट एंड साइंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, यानी कि जब हम पार्टनर का करंट अकाउंट बनाते हैं तो उसमें किस तरह से एंट्रीज को शो किया जाता है, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है, मे हैव अ डेबिट और क्रेडिट बैलेंस, यानी कि डेबिट और क्रेडिट बैलेंस हो सकता है। विल ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, यानी कि जो पार्टनर का करंट अकाउंट है डेबिट बैलेंस दिखाएगा हमेशा, या क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, या फिर कोई भी बैलेंस नहीं होगा उसमें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनर के करंट अकाउंट की, तो करंट अकाउंट में डेबिट और साथ ही साथ उसका क्रेडिट दोनों ही बैलेंस को शो किया जाता है। डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गारंटीड प्रॉफिट इज गिवन टू दी। अब जो गारंटीड प्रॉफिट है वो हमारा किसको दिया जाता है, रिटायरिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, हियर्स ऑफ द डिसीज पार्टनर, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो जो गारंटीड प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर गारंटीड प्रॉफिट दिया जाता है इनकमिंग पार्टनर को, यानी कोई भी पार्टनर हमारा नया आता है तो हम उसको एक गारंटीड प्रॉफिट देते हैं, यानी कि एक उसको गारंटी देते हैं कि आपको इतना प्रॉफिट दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा, इनकमिंग पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। अब ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो अब पहले आप इसको यहीं समझ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। अब आपको यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करने के मेथड्स बताने हैं, इसमें से कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आप ऑप्शंस देखिए, एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड, लॉन्ग मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, या फिर फीफो मेथड। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है, देखिए सबसे पहले आप देखिए फीफो मेथड। फीफो किसका है, इन्वेंट्री का है, और यहाँ पे बात करें गुडविल की, तो ये तो हमारा कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट यस, ये गुडविल का होता है। सुपर प्रॉफिट, ये भी हमारा गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। लॉन्ग मेथड, ये इसमें नहीं यूज किया जाता। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, ये भी यूज नहीं किया जाता। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, यस ये यूज किया जाता है। ठीक है, और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये भी यूज किया जाता है। तो कौन कौन से मेथड हो गए हमारे, 1, 2, 5 एंड 6, ये हमारे हो गए। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। 1 to 5 6 ये आप याद रखिए। अब देखिए ऑप्शंस में 1 to 5 6 हमारा कहाँ पर है, ये हमारा यहाँ पर गिवन है फर्स्ट में, ऑप्शन फर्स्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन पार्टनरशिप अंडर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपन। यानी कि जो पार्टनरशिप के अंदर अगर हम फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करते हैं तो उसके अंदर कौन सा अकाउंट ओपन किया जाता है वो बताना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दीज। तो अगर हम फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर इस मेथड के अंदर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट और पार्टनर का करंट अकाउंट, ये दोनों ही अकाउंट ओपन किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, the amount of goodwill brought in by new partner is transferred to old partners in। अब कोई भी अमाउंट है जो कि न्यू पार्टनर के द्वारा लाया गया है वो ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, न्यू रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, या फिर गेनिंग रेशियो में, अब हमें ये बताना है। तो फ्रेंड्स, कोई भी अगर नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है तो जो ओल्ड पार्टनर होते हैं वो उस अमाउंट को बांटते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, क्योंकि देखिए न्यू पार्टनर आया है तो जो पुराने पार्टनर है उनको जो भी रेशियो मिलता था प्रॉफिट का वो उनको
उस न्यू पार्टनर के साथ उसको शेयर करना पड़ेगा, यानी कि वो क्या है अपने प्रॉफिट में से उसको शेयर करेंगे, तो उनका सेक्रीफाइस होगा, ठीक है, सेक्रीफाइस करेंगे अपने प्रॉफिट का। तो उसी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये जो गुडविल अमाउंट लेकर आएगा उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे ऑल पार्टनर्स, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन 3 जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। नेक्स्ट है which of these is not an essential feature of a partnership firm। अब पार्टनर एसेंशियल फीचर बताना है पार्टनरशिप फर्म का। म्यूचुअल एजेंसी, यस इसमें म्यूचुअल एजेंसी होती है, क्योंकि जो भी पार्टनर्स इसके अंदर पार्टनरशिप फर्म में काम करते हैं उन सबकी अंडरस्टैंडिंग से ये फर्म चलती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है आपस में कि हम कितने परसेंट पर शेयर लेंगे, कौन कितनी कैपिटल लेकर आएगा, कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो ये तो इसका है, ठीक है। हमें यहाँ पे बताना है नहीं है। म्यूचुअल कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अभी हम देखते हैं इसका। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, फ्रेंड्स ये भी आप हम सबको पता है कि पार्टनरशिप के अंदर 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, अगर 2 लोग नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं हो सकती, इसलिए ये भी सही है। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस, यस पार्टनरशिप हमेशा बिजनेस पर्पज से की जाती है, कुछ प्रॉफिट अर्न करने के लिए की जाती है पार्टनरशिप, तो ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पे नहीं पूछा है तो देखिए नहीं आ जाएगा हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कभी भी कंपलसरी नहीं होता है, ये उनकी उन पार्टनर्स जो होते हैं वो उन पर डिपेंड करता है कि वो इसका रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं या नहीं। तो इसमें जो कंपलसरी की बात की गई है ये बिल्कुल गलत है, इसलिए यहाँ पे 2 जो है वो इसका फीचर नहीं है, इसलिए हमें नहीं बताना, तो ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स इज अ डिसएडवांटेज। अब इसमें हमें बताना है कि जो पार्टनरशिप है उनकी हमें डिसएडवांटेज इसमें से कौन कौन से वो बताने हैं। देखिए वॉलंटरी एसोसिएशन, ये तो कोई डिसएडवांटेज नहीं हुआ इसका। मिनिमल लीगल रिस्ट्रिक्शन, ये भी अभी मैंने आपको बताया था कि कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं होता, और रजिस्ट्रेशन नहीं है तो फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं या फिर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो बहुत कम हो जाती हैं। फिर एंड लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी भी किसी भी तरह का ड्रॉबैक नहीं है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन जो होगा वो होगा नन ऑफ दिस में से कोई भी पार्टनरशिप की करेक्टरिस्टिक की डिसएडवांटेज नहीं है। तो यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग हाँ, और कौन कौन सी डिसएडवांटेज है ये तो नहीं है, अगर कोई आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पार्टनरशिप की ये डिसएडवांटेज हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, when a partner is given guarantee lay the other partner laws on such guarantee will be borne by, यानी कि अब कोई पार्टनर है किसी दूसरे पार्टनर की गारंटी लेता है और वो गारंटी जो है अगर वो किसी भी तरह से फेल हो जाता है वो पार्टनर, तो उसकी जो गारंटी है वो किसके द्वारा बॉन्ड की जाएगी, यानी कि फिर वो उस गारंटी को कौन बियर करेगा। पार्टनर गिविंग गारंटी, यानी कि वाला पार्टनर जिसने उसकी गारंटी दी थी। पार्टनर विद हाईएस्ट रेशियो, यानी कि जो पार्टनरशिप फॉर्म में सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो ले रहा होगा पार्टनरशिप फॉर्म, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर देखिए ऑल द अदर पार्टनर्स है, तो देखिए यहाँ पर अगर कोई पार्टनर किसी की गारंटी लेता है और वो पार्टनर किसी भी कंडीशन में फेल हो जाता है, या फिर वो जो जिस भी पर्पस से उसकी गारंटी ली गई थी वो उस काम को नहीं करता है, तो यहाँ पर जो भी पार्टनर उसकी गारंटी लेने के लिए आया है या जिसने उसकी गारंटी ली है, वो हर तरह के जो भी लॉस होंगे जो उसके द्वारा अराइज होंगे उसको वो बियर करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको आज के क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो या आप सजेशन देना चाहते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं और अच्छी वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।